हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो से हम लोग जो है मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिक्स की परिभाषा में पढ़ करके हम लोग हाइड्रोलिक्स वर्ड आया कहाँ से, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग लास्ट में उसकी डिफिनीशन वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर। हम लोग स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक का नाम हमारा है मैटर। एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। मैटर पदार्थ, और इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो बच्चे भी से जेईई वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग मतलब उनको पूरा का पूरा समझ में आएगा, जेईई के एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैटर की अगर हम लोग बात करें तो मैटर होता क्या, मैटर को हम लोग कहते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। मतलब पदार्थ वह है जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं। हम लोग लिखते हुए चलेंगे, आप भी मेरे साथ लिखते लिखते नोट्स बना सकते हैं। तो हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे? पदार्थ, पदार्थ उसे कहते हैं, पदार्थ उसे कहते हैं जिसके पास, जिसके पास द्रव्यमान होता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है। मतलब कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास होगा, जो स्पेस कुछ ऑक्युपाई करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो जो स्थान घेरता है, ये हो गई हमारी पदार्थ की क्या हो गई? परिभाषा। अब जो हमारा पदार्थ होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। पदार्थ जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इन पार्टिकल्स की बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। और उसी अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग मैटर को तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग आगे लिखते हैं कि पदार्थ, पदार्थ छोटे छोटे, पदार्थ छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे कणों से मिलकर, कणों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच में मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं, जिसे अणु कहते हैं। ये भी लिखते हैं जिसे अणु कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अणु कहते हैं। इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। इन अणुओं के बीच में क्या करेगा? आकर्षण बल कार्य करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग आगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। के बारे में टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर का मतलब हो गया पदार्थ के प्रकार। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे पदार्थ के प्रकार। हम लोग टेक्निकल टर्म सारे इंग्लिश में लिखेंगे, डेफिनेशन सारे हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की है। तो टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ हमारे कितने प्रकार के होते हैं? जो पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल मिलता है उसके आधार पर पदार्थ बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। तो पदार्थ के अणुओं के यहाँ लिखेंगे पदार्थ के अणुओं के, पदार्थ के अणुओं के बीच, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले, के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर, लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ, पदार्थ निम्न, पदार्थ निम्न तीन प्रकार के होते हैं। होते तो पांच प्रकार के, उसका हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो है
अभी 3 ही प्रकार की जिक्र होते हैं। कौन कौन से 3 है? नंबर 1 हो गया आपका सॉलिड, नंबर 1 हो गया सॉलिड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। नंबर 2 हो गया, जगह कम है तो सामने लिख दे रहे हैं, लिक्विड, लिक्विड को हम लोग द्रव बोलेंगे। और नंबर 3 गैस, गैस को हिंदी में भी क्या बोलेंगे? गैस ही बोलेंगे। तो हमारे पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए हैं। हमारा सॉलिड हो गया, हमारा लिक्विड हो गया, हमारा गैस हो गया। 2 प्रकार के और होते हैं, वो 2 प्रकार के क्या होते हैं हम नाम लिख करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग सीक्वेंस में एक लिखे हैं, तो एक आपका सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया, एक गैस हो गया, 3 हो गया आपका। इसके ऊपर एक होता है, इसके ऊपर एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और इसके नीचे एक हम लोग लेते हैं प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। मतलब 5 होते हैं टोटल। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? जब किसी सॉलिड को हम लोग एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग ठंडा कर दें, तो पदार्थ की व्यवस्था जो कहलाती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहलाती है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मतलब परम शून्य तापमान। जैसे किसी भी पदार्थ का तापमान अगर 0 केल्विन के बराबर कर दिया जाए, तो पदार्थ की व्यवस्था क्या कहलाएगी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहलाएगी। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी पदार्थ को, किसी ठोस को 0 डिग्री केल्विन तक या 0 केल्विन तक ठंडा कर दिया जाए, तो पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाएगी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहलाती है। और प्लाज्मा क्या होता है? ऐसे तो सबसे नजदीक जो सबसे ज्यादा आकर्षण बल जो कार्य करेगा वो बीईसी में कार्य करेगा, उसके बाद सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में घटते हुए आएगा। सबसे कम प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज आयोनाइड पूल ऑफ गैसेज। ये गैसों का आयोनाइड पूल होता है। मतलब आयनाइड मतलब आयनीकृत पुंज होता है, जिसमें आपके जैसे आपके आयन क्या हो गए? प्लस माइनस वाले हो गए, पॉजिटिव निगेटिव। तो वो क्या होते हैं? अलग अलग मतलब टूट जाते हैं, धन आयन अलग, ऋण आयन अलग। तो क्या होता है? इट इज आयोनाइड पूल ऑफ गैसेज। ये गैसों का आयोनाइड पूल होता है। जब किसी गैस को हम लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म करें, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएं, तो गैस क्या होता है? अपने आयनों में टूट जाता है। तो वो अवस्था जो कहलाती है गैसियस स्टेज कहलाता है। तो ये नेचर में मिलता नहीं। धरती पे आप सोचेंगे नेचुरली आपको प्लाज्मा मिलेगा, नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल रूप से हम लोग जो है प्लाज्मा को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता है एक, तो वहां पे हम लोग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट करते हैं, तो वहां पे जो है हमारा जो है प्लाज्मा क्रिएट होता है। जैसे अगर आप पूछा जाए सन, जैसे सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है, तो सन है क्या? मतलब जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी पे लिक्विड भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, सॉलिड भी मौजूद है। वैसे सन क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य पूरा का पूरा क्या है? प्लाज्मा, क्योंकि उसके सरफेस का टेम्परेचर ही 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके अंदर का और जाता है, हम एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं अनुमान से बता रहा हूँ, 6000 शायद होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो उसके अंदर का सेंटर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा होगा। तो आपका पूरा का पूरा है क्या? मतलब सन का अगर स्टेट पूछा जाए तो स्टेट कौन सा होगा? प्लाज्मा होगा। तो प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। मतलब सबसे ज्यादा हमने बताया कि पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन होते 5 हैं, मतलब 2 और खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है और हायर एजुकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो बोस-आइंस्टाइन क्या होगा? जिसको परम शून्य तापमान तक ठंडा कर लिया। परम शून्य तापमान मतलब 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। 0.15 एग्जैक्ट वैल्यू होती है। बुक में -273 लिखा हो तो अलग मैटर है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन में कहेंगे तो 0 केल्विन। तो यदि किसी सॉलिड को 0 केल्विन तक या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक, या बोले परम शून्य तापमान, क्योंकि किसी पदार्थ का जो परम शून्य तापमान होता है इतना होता है, इससे नीचे किसी कहीं ठंडा नहीं हो पाता, वो लिमिट है आपका। तो आपका क्या है? लिमिट है। तो ये हमारा हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने प्लाज्मा और सॉलिड के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या रहेगा? अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सॉलिड। अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सॉलिड। सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड को हम लोग बोलेंगे ठोस। ठोस हमारे क्या होते हैं? ठोस हमारे क्या होंगे? ठोस क्या होता है? हमने बताया कि ठोस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, ठोस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि ठोस के अणु जो होते हैं सबसे पास पास होते हैं। तो ठोस होता है क्या? ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ठोस के अणु काफी पास पास होते हैं। और ठोस पदार्थ की आकृति, आकार तथा आयतन
तीनों क्या होता है, तीनों निश्चित होता है। और यह पर्याप्त मान के लगने वाले, आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे मतलब बेसिक्स में, कक्षा छठवीं में, सातवीं में, आठवीं में, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके और पढ़ेंगे। या जो है पर्याप्त मान के टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शियर फोर्स को भी सहन कर सकते हैं। इसका जिक्र जो है छोटे क्लासों में नहीं रहता जनरली। तो सॉलिड होता क्या है, तो सॉलिड यानी कि ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सब कंपेरेटिव हम लोग पढ़ते हैं, मतलब तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठोस के अणुओं की, ठोस के अणुओं के बीच बीच लगने वाला, के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। लगने वाला आकर्षण बल ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है या सबसे अधिक होता है, जिसके कारण, जिसके कारण ठोस के अणु, ठोस के अणु काफी काफी पास पास होते हैं। जिसके कारण ठोस के अणु काफी पास पास होते हैं। और ठोस पदार्थ की आकृति, अभी तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी पढ़ेंगे तीनों को एक साथ। ठोस पदार्थ की आकृति एक साथ सब पढ़ेंगे, चार्ट बनाएंगे, उसी चार्ट से आप याद कर लेंगे, आपको पूरा परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में बना के लिखेंगे। ठोस पदार्थ की आकृति, आकार, आकृति आकार तथा आयतन, तथा आयतन तीनों, तीनों निश्चित होते हैं, तीनों निश्चित होते हैं, तीनों निश्चित होते हैं। यह पर्याप्त मान के, पर्याप्त मान के तनाव बल, तनाव बल संपीड़न पर बल के बारे में मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। या पर्याप्त मान के तनाव बल, या सोम में पढ़ के ही आए हैं, तनाव बल, संपीड़न बल तथा तथा कर्तन बल, कर्तन बल को सहन करते हैं। यह पर्याप्त मान के तनाव बल, संपीड़न बल तथा कर्तन बल को क्या करते हैं, सहन करते हैं या सहन कर सकते हैं। बात तो हमारा हो गया ठोस, ये हमारा क्या हो गया, ठोस। अब बात करें अगर हम लोग, अब बात करें हम लोग लिक्विड की, किसकी बात करें, लिक्विड की बात करें। मोटा हो गया, लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। अब हमारा द्रव क्या होता है, अब इसी की तुलना में तो द्रव के अणुओं के बीच, इसमें क्या लिखेंगे, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला, के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस की तुलना में क्या होगा, कम होगा, कम होता है, जिसके कारण, जिसके कारण ठोस के अणु, ठोस के अणु, सॉरी, जिसके कारण द्रव के अणु, के कारण
जिसके कारण द्रव के अणु, उसी की तुलनात्मक दृष्टिकोण से लिखेंगे, जिसके कारण द्रव के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, जिसके कारण द्रव के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। इसके अणु क्या होंगे, ठोस की तुलना में आपके क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठोस की तुलना में दूर दूर होंगे। और क्या होगा, द्रव का, द्रव की आकृति व आकार, आकृति व आकार आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, किंतु किंतु आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, आयतन, किंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसका क्या होगा, द्रव द्रव की आकृति आकार निश्चित नहीं होता। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एक बाल्टी में अब 5 लीटर का पानी रखे हुए हैं, तो अगर उसको सुराही में डाल देंगे तो सुराही का आकार ले लेगा, किसी और बर्तन में डाल देंगे तो उस बर्तन का आकार ले लेगा। यानी कि जिस भी बर्तन में आप डालेंगे लिक्विड को, उस बर्तन का आकार आपका लिक्विड ले लेगा, उस बर्तन का आकार आपका क्या लेगा, लिक्विड ले लेगा। लेकिन आपकी क्वांटिटी, जैसे 5 लीटर आपका बाल्टी में था, तो सुराही में डालेंगे तब भी 5 लीटर रहेगा, किसी और बर्तन में डालेंगे तभी क्वांटिटी क्या रहेगी, 5 लीटर ही रहेगी। तो उसका आयतन जो 5 लीटर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल आकृति और आकार आपके क्या हो जा रहे हैं, केवल आकृति और आकार थोड़े से क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं, केवल आकृति और आकार क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। यानी कि ठोस का अगर याद है सबका लिख लेंगे, तो इसके जो द्रव जो होते हैं, इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। इस नाते इसके अणु जो होते हैं ठोस की तुलना में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और यह जो है इसका आकृति और आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। लेकिन इसका आयतन क्या होता है, लेकिन इसका आयतन क्या होगा, आयतन आपका निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब जो है, अब ये जो है आपका द्रव जो है ये तनाव बल को सहन नहीं करेगा। जैसे अगर आप इसको खींचेंगे तो इसको खींच नहीं पाएंगे, या संपीड़न बल अगर किसी बंद बर्तन वगैरह में रहेगा तो संपीड़न बल को सहन करेगा, और कर्तन बल को भी सहन करता है हल्का सा। और इसके सरफेस पे एक प्रॉपर्टी पाई जाती है सरफेस टेंशन की, तो सरफेस, ऊपरी सरफेस पे सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण बहुत कम मान का तनाव बल यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो आगे क्या लिखेंगे, यह पर्याप्त मान के संपीड़न बल तथा कर्तन बल को सहन करते हैं। ये क्या होते हैं, यह पर्याप्त मान के, या पर्याप्त मान के संपीड़न बल तथा यह लिख लीजिएगा घिरे हुए द्रव के लिए, घिरे हुए, यह संपीड़न बल थोड़ा सहन करेगा। जैसे लिक्विड का अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, थोड़ा गाढ़ा है लिक्विड, तो उस केस में जो है आपका संपीड़न बल का मतलब प्रभाव रहेगा। तो यह पर्याप्त मान के संपीड़न बल तथा तथा कर्तन बल को सहन करते हैं, कर्तन बल को सहन करते हैं। अभी कर्तन बल कैसे होता है तो अभी बात करेंगे। कर्तन बल के कारण ही आपका कोई लिक्विड जो होता है वो बहता है। कैसे किसी लिक्विड पे कर्तन बल कार्य करता है इसको भी हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इसके फ्री सरफेस पर सरफेस टेंशन नाम की प्रॉपर्टी के कारण बहुत कम मान का तनाव बल सहन करता है। इसके फ्री सरफेस पर, फ्री सरफेस मुक्त सतह, क्या बोलेंगे, मुक्त सतह, फ्री सरफेस के मुक्त सतह पर या ऊपरी सतह पर, इसके मुक्त सतह पर पृष्ठ तनाव नामक प्रॉपर्टी के कारण, पृष्ठ तनाव नामक गुण के कारण, गुण के कारण यह बहुत कम मान का, यह
बहुत कम मान का तनाव बल, बहुत कम मान का तनाव बल सहन करता है, तनाव बल सहन करता है। जैसे अगर आप कभी नदी में नहाए हों और पुल पे से कूद के नहाए हो, किसी तालाब में नहाए हों, तो जब आप पैर के रास्ते से कूदेंगे ना, जब आपका पैर या मुंडी गुलाटी मार के कूदते मुंडी नीचे जाती है तो आराम से पानी के अंदर चल जाते हैं, कोई चोट वगैरह नहीं लगता। लेकिन अगर आप पेट के बल या पीठ के बल कभी नदी में कूदिए पुल की मतलब 15-20 फीट की ऊंचाई से, तो आपके पेट या पीठ में बहुत ही चोट लगेगा। ऐसा लगेगा क्यों क्यों क्योंकि जो पानी है आपके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी, या पानी को तरीके से दबाने प्रयास करें तो रिएक्शन के रूप आपके ऊपर एक क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इस अंदर लिक्विड क्या करता है, संपीड़न बल को सहन करता है। जो लोग नदी में नहाए होंगे, ऊपर से पुल के ऊपर से कूद करके नदी में नहाए होंगे, उनको आइडिया होगा। अब बड़ी नदियों में नहीं, छोटी नदियों में जो पुल होते हैं या किसी तालाब में कुछ ऊंचाई से कूद करके, जैसे कोई तालाब है किनारे पेड़ है, पेड़ पे चढ़ करके बचपन में आप लोग हो सकता है कूद के नहाए, हम नहाए हैं तो हमको पता है। फिर तनाव में गुण के कारण यह बहुत कम मान का तनाव बल सहन करता है। इसके फ्री सरफेस पे एक सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मुक्त सतह पे, जिसके कारण उस पर बहुत कम मान का तनाव बल भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। बहुत कम मान का तनाव बल भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे भी हमने बताया लिक्विड में हमने बताया कि क्या शियर फोर्स कार्य करता है, ये शियर फोर्स को सहन करता है। शियर फोर्स के कारण ही, कर्तन बल के कारण ही आपका जो लिक्विड फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, ये हमने ब्रेड ले लिया, क्या ले लिया, ब्रेड ले लिया। ब्रेड मक्खन आप लोग खाए होंगे, इसके ऊपर हमने लगा दिया मक्खन, इसके ऊपर एक लेयर क्या लगा दिया, मक्खन हमने लगा दिया। ये आपका क्या है, ये ब्रेड है और ये क्या है, मक्खन। मक्खन वैसे सॉलिड फेज में होता है, लेकिन जब इसको हीट देंगे, इसको क्या देंगे, जब हम लोग इसको हीट देंगे, हीट देने पे ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। सॉलिड से लिक्विड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। लेकिन जब इसको सीधा रखेंगे ना, तो वो इस पे से गिरेगा नहीं, भले लिक्विड फेज में जाएगा, इसी पे रुका रहेगा। लेकिन जब आप ब्रेड को मान लीजिए हीट दे के ब्रेड को ऐसे तिरछा कर दिए, तो यहीं पे आप मक्खन लगाए हुए थे, यही वाला पोर्शन क्या था, मक्खन था। अब मक्खन क्या है, फिसलने के लिए स्वतंत्र है। शियर फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, स्पर्शी बल भी कहते हैं। अब देखिए, अगर इसके हम जो मक्खन लगा है, इसका हम सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मानिए, इसका मास mg अगर नीचे की इधर कार्य कर रहा है, और ये मान लीजिए हमने इसको थीटा कोण पे झुका दिया है। कितने कोण पे झुका दिया है, थीटा कोण पे इसको झुका दिया है। तो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, इस mg के क्या होंगे, इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे इस mg के। एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। अगर आप लोग फ्रिक्शन वगैरह पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अगर देखिए ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाली एंगल जो है, ये वाली एंगल जो है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। और जिधर को कोण होता है उधर को कास आता है। आप लोग मैकेनिक्स वगैरह हो सकता है पढ़े हों, अगर हमसे पढ़े होंगे तो पता होगा। mg कास थीटा और इधर आ जाएगा mg साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, इधर एक रिएक्शन आएगा आर आएगा, इधर क्या आएगा, रिएक्शन आएगा आर आएगा। तो यहाँ पे mg साइन थीटा यही क्या है, mg साइन थीटा ही क्या है, शियर फोर्स है। ये क्या है, शियर फोर्स है। शियर फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे, कर्तन बल बोलेंगे, कर्तन बल बोलेंगे। आप लोग मास या सोम पढ़ के आए हैं तो एक आइडिया भी होगा शियर फोर्स क्या होता है। तो mg साइन थीटा यहाँ पे क्या, शियर फोर्स है, इसी के कारण कोई द्रव बहता है। अगर इसी को हम हॉरिजॉन्टल कर दें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 बराबर 0। तो यहाँ से mg साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये फोर्स ही 0 हो जाएगा, तो लिक्विड आपका बहेगा नहीं। इसी नाते कोई भी चीज बनाया जाता है, किसी भी चीज का निर्माण कीजिए, जैसे कोई नाली बना रहे हैं, शहर में नाली का डिजाइन हो रहा है, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, स्लोप देते हैं कि जिससे हमको थीटा मिल जाए। थीटा मिलने से होता क्या है, एक आपको वहां पे शियर फोर्स मिलेगा, जिसके प्रभाव में आपका क्या होगा, लिक्विड बहेगा। अब ये थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे mg साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा। mg साइन थीटा का मान बढ़ने का मतलब आपका शियर फोर्स का मान बढ़ रहा है। क्या मान बढ़ रहा है, शियर फोर्स का मान बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा थीटा का मान बढ़ेगा, उतना ही तेजी से आपका फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो, बहने की दर जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इतना ध्यान रखिएगा, टेक्निकल आप में आ गए हैं कि द्रव के बहने का कारण कौन सा फोर्स है, शियर फोर्स है। शियर फोर्स के कारण ही कोई द्रव बहता है। अगर किसी द्रव को शियर फोर्स न मिले तो द्रव कभी बहेगा नहीं। जैसे मैंने बताया, कोई नाली का निर्माण करना हो, कोई नहर बनाई जा रही, तो वहां पे भी क्या किया जाता है, वहां पे भी स्लोप प्रोवाइड किया जाता है।
आपका कहीं कहीं देखे होंगे जो नहर जहाँ से ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ पे एक्वाडक्ट बना होता है खूब ऊंचाई, जहाँ पे नदी के किनारे स्लोप नहीं मिल पाता, वहाँ पे नदी के किनारे जहाँ से नहर का ओरिजिन होता है, जहाँ से पंप से हम लोग पानी को लिफ्ट करके कैनाल में डालते हैं, नहर में डालते हैं, वहाँ पे एक्वाडक्ट बना देते हैं। मतलब कुछ ऊंचाई पर जा करके नहर को बना देते हैं। जैसे आप लोग कोई लोग गए होंगे, बेलथरा पंप कैनाल आपका है, बलिया जिले में पड़ता है, वहाँ पे देखे होंगे जहाँ से नदी का ओरिजिन है, वहाँ से जहाँ से पंप कैनाल निकली हुई, वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दिया गया स्लोप देने के लिए, थोड़ा सा वहाँ पे एक्वाडक्ट बनाया गया, थोड़ा सा हाइट दिया गया। आप दोहरी घाट पंप कैनाल मऊ जिले में पड़ता है, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे भी हाइट देने के लिए क्या बनाया गया, एक्वाडक्ट बनाया गया। ऐसे बहुत सारे पंप कैनाल होंगे जहाँ पे इस तरीके से स्लोप देने के लिए एक्वाडक्ट बनाया गया है। एक्वाडक्ट मतलब पुल टाइप का बना देते हैं नहर, फिर धीरे धीरे आगे जाते जाते नीचे होते होते जमीन में मिल जाता है। तो ये इतना पता हो गया होगा कि किसी भी द्रव के बहने का कारण क्या होता है, आपका शियर फोर्स होता है। तो द्रव में जो है पर्याप्त मान के शियर फोर्स द्रव में एग्जिस्ट करता है। अब इसके अपोजिट क्या करेगा, विस्कस फोर्स कार्य करेगा, जो द्रव के बहने का विरोध करता है, जिसको हम लोग लिक्विड के लिए फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो उन सब के बारे में आगे प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे, फ्लूइड की प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कशन होगा। बस इतना यहाँ पे समझ गए होंगे कि किसी द्रव के बहने का कारण क्या है, आपका शियर फोर्स है। नोट नहीं करना था, बस समझना था। आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग एक चार्ट के माध्यम से तीनों के बारे में स्टडी करेंगे, और वो चार्ट आप बना लेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। गैस क्या होता है, गैस के अणुओं के बीच, गैस के अणुओं के बीच अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, गैस के अणुओं के बीच, गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, के बीच लगने वाला आकर्षण बल का ठोस व द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। ठोस व द्रव की तुलना में, ठोस व द्रव की तुलना में बहुत कम होता है, तुलना में। राइटिंग हमारी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन साथ साथ लिखेंगे तो हो जाएगा, नोट्स आपका बन जाएगा। ठोस व द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। अब इसके अणु जिसके कारण, जिसके कारण इसके अणु थोड़ा मोटा हो गया है, जिसके कारण इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसका अणु क्या होंगे, जैसे किसी किसी सिलेंडर को अगर किसी कमरे में खोल दीजिए, एलपीजी सिलेंडर को, पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, गैस फैल जाएगा। तो ऐसा होता क्यों, क्योंकि इनकी अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब इसका क्या होगा, इसका आकार और आकृति, आकार और आयतन तीनों अनिश्चित होता है। इसका इसका आकृति, आकार, आकार तथा आयतन अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं होता है। क्या होते हैं, ये आपका दूर दूर था, तीनों अनिश्चित, अनिश्चित होते हैं। इसका आकृति, आकार, आयतन क्या होता है, अनिश्चित होते हैं। यह तनाव बल और संपीड़न बल को सहन, तनाव और कर्तन बल को सहन नहीं करता है। यह कह सकते हैं, यह तनाव बल, तनाव बल का संपीड़न बल, तनाव बल, संपीड़न बल तथा कर्तन बल को सहन नहीं करता है। लेकिन अगर किसी गैस को बंद बर्तन में, किसी कन्फाइंड फ्लूइड में, या किसी घिरे हुए बर्तन में रखा जाए,
तो यह पर्याप्त मान के संपीड़न बल को सहन करता है। जैसे गाड़ियां चलती, गाड़ियों के टायर में हवा भरी होती है, तो पूरी गाड़ी का लोड और गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए हैं उसका लोड कौन सहन करता है? वही हवा ही उस बल को सहन करती है। ट्रक में बड़े बड़े बहुत ज्यादा लोडिंग होकर के जाता है, उस सब लोड को कौन सहन करता है? हवा ही सहन करती है। लेकिन कब? जब किसी लिक्विड को जब किसी गैस को बंद बर्तन में रखेंगे तभी वह क्या करेगा? तभी वह उसको सहन करेगा। तो कह सकते हैं गैस को किसी बंद बर्तन में रखने पर, गैस को किसी बंद बर्तन में रखने पर, बंद बर्तन में रखने पर यह पर्याप्त मान के संपीड़न बल को सहन करता है। संपीड़न बल को सहन करता है। हमने तीनों का तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ लिया, तीनों को हमने तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ लिया। अब हम एक चार्ट की मदद से इन सबको पढ़ेंगे। अगर वो चार्ट बना लेते, तीनों परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपको पूरा रटना नहीं पड़ेगा, चार्ट क्या है, चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। चार्ट एक हम लोग बना लेते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मैटर मीन्स हो गया पदार्थ। क्या हो गया? पदार्थ। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस। पहले हम लोग बात कर लेते हैं अट्रैक्शन फोर्स की। किसकी बात कर लेते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है अट्रैक्शन फोर्स तुलनात्मक दृष्टिकोण से। लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में बहुत कम। गैस में क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल। हमने एक तीर के माध्यम से समझा रहे, जैसे यहाँ पे 5 तीर, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे उससे कम, और यहाँ पे क्या? यहाँ पे सबसे कम। अगर हम लोग बात करें शेप एंड साइज की, किसकी बात करें? शेप एंड साइज की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? शेप एंड साइज की अगर हम लोग बात करें, तो शेप एंड साइज की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड का निश्चित होता है, इसका क्या होता है? फिक्स्ड होता है। शेप एंड साइज क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लिक्विड का क्या होता है? शेप और साइज बदलता रहता है। शेप और साइज क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब हिंदी में कह सकते हैं परिवर्तनीय। मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का शेप ले लेगा। और इसमें भी क्या होगा? इसमें भी, गैस में भी क्या होगा? वेरिएबल ही होगा। जिस भी बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का शेप ले लेगा। शेप और साइज हो गया। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, किसकी बात करें? वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का क्या होगा? सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है, मतलब निश्चित होता है। फिक्स्ड मतलब निश्चित होता है। लिक्विड का भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन गैस का क्या होता है? गैस का वॉल्यूम क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है। अब बात करें तीनों फोर्स की, किसकी बात करें? तीनों फोर्स की बात करें। ध्यान दीजिएगा, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शियर फोर्स। कौन सा? टेंसाइल फोर्स। चार्ट याद कर लेंगे ना तो बना के एग्जाम में बहुत आराम से लिख लेंगे, और यहाँ से आपके बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी क्लियर हुई होंगी जो आप इसके पहले नहीं पढ़े रहे होंगे। जैसे शियर फोर्स वगैरह के बारे में नहीं पढ़े रहे होंगे यहाँ लिक्विड के लिए। तो टेंसाइल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें टेंसाइल फोर्स क्या करता है? इसमें एग्जिस्ट करता है। कंप्रेसिव जो है, सॉलिड में टेंसाइल भी एग्जिस्ट करेगा, कंप्रेसिव भी एग्जिस्ट करेगा, और शियर फोर्स, तीनों एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में
टेंसाइल फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है और फ्री सरफेस पे होता है। किसके कारण होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम छोटा करके लिख दे रहे हैं, छोटा करके लिख दे रहे हैं ब्लैक पेन से। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा नेग्लिजिबल। क्या होगा, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब क्या, नगण्य हो गया। क्या हो गया, नगण्य हो गया। ओनली एट फ्री सरफेस, ओनली एट फ्री सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस। नेग्लिजिबल तो नगण्य हो गया। ओनली एट फ्री सरफेस मतलब केवल फ्री सरफेस पे, मुक्त सतह पे, और किसके कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। और यहाँ पे गैस में जो है एग्जिस्ट नहीं करता है टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव की बात करें, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। इसमें यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन घिरे हुए में, जैसे घिरे हुए क्या, जैसे नदी वगैरह में भी तीन तरफ से घिरा हुआ हुई है, तो नीचे से दोनों साइड से, ऊपर से नहीं घिरा हुआ होता है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपका। और यहाँ पे शियर फोर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब गैस में क्या होगा, जब किसी बंद बर्तन में रखेंगे, किसमें रखेंगे, बंद बर्तन में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली, ओनली इन कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब होता है घिरा हुआ, ओनली इन कन्फाइंड गैस, मतलब किसी घिरे हुए गैस में क्या होगा आपका, एग्जिस्ट करेगा क्या, कंप्रेसिव फोर्स। लेकिन यहाँ पे शियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे शियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक आइडिया लग गया होगा इस चार्ट के माध्यम से। जैसे हम बात करें, जैसे ठोस, जो परिभाषा में लिखे थे वही चीज लिखा हुआ, ठोस के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका आकृति और आकार निश्चित होता है। आकृति, आकार और आयतन तीनों निश्चित होता है। इसमें तनाव बल, संपीड़न बल तथा कर्तन बल तीनों को सहन करता है। गैस क्या हो गया, गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसका आकृति और आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। यह जो है संपीड़न बल तथा कर्तन बल को सहन करता है, तथा इसके फ्री सरफेस पर पृष्ठ तनाव नामक गुण के कारण यह बहुत कम मान का तनाव बल भी सहन करता है। गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण इसका आकृति, आकार और आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं। इसमें टेंसाइल फोर्स और कर्तन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब सहन नहीं करता है। लेकिन किसी घिरे हुए बर्तन में गैस को रखने पर यह पर्याप्त मान के संपीड़न बल को क्या करता है, सहन करता है, या वहां पे संपीड़न बल क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहां से आपको तीनों का आइडिया लग गया होगा, तीनों क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे, अब ये हमारा हो गया आकर्षण बल के आधार पे। किसके आधार पे हो गया, आकर्षण बल के आधार पे। लेकिन अगर हम लोग बहने के आधार पे बात करें, बहने के आधार पर, बहने के आधार पर, बहने के आधार पर पदार्थ, पदार्थ निम्न दो प्रकार के होते हैं। बहने के आधार पर पदार्थ निम्न दो प्रकार का होता है। पहला सॉलिड, सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, वही ठोस। दूसरा फ्लूइड, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लूइड। फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं तरल। तरल में दोनों आ जाता है, लिक्विड भी आ जाता है, गैस भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों बहते हैं। पहला सॉलिड हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, फ्लूइड हो गया। फ्लूइड के अंतर्गत ही दोनों आते हैं। क्यों, कौन कौन से, लिक्विड और गैस, क्योंकि दोनों बहते हैं। क्या होते हैं, दोनों बहते हैं। अब बहने के आधार पर यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पे जो परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पे जो परिभाषा लिखेंगे बहने के आधार पर लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे किसकी परिभाषा, सॉलिड की। हमारा सॉलिड क्या होता है, हमारा सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड क्या होता है, वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता नहीं रखते उसे ठोस कहते हैं। क्या हो जाएगी परिभाषा, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जो सामान्य तापमान पर, जो सामान्य तापमान पर, वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता, बहने की क्षमता नहीं रखते हैं, बहने की क्षमता वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता नहीं रखते हैं, कामा
ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। ये पदार्थ जो समान तापमान पर बहने की क्षमता नहीं रखते क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। अब आपका फ्लूइड क्या होगा? फ्लूइड क्या होगा? तो ये हो जाएगा वे पदार्थ जो क्षमता रखेगा, वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता, वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर बहने की क्षमता रखता है, बहने की क्षमता रखता है, कामा फ्लूइड कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत द्रव तथा गैस आते हैं। द्रव तथा गैस आते हैं, मतलब दोनों क्या है? दोनों फ्लूइड है। दोनों क्या है? फ्लूइड है। दोनों क्या है? फ्लूइड है। तो हमारा जो है हाइड्रोलिक्स जो है जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कह सकते हैं ये भी पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक होता है, एक गैस मैकेनिक्स होता है, जिसको गैस मैकेनिक्स को हम लोग क्या नाम दिए हैं? न्यूमेटिक्स नाम दिए हैं। और जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक्स बोलेंगे। आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक आइडिया लग गया होगा आपका सॉलिड क्या होता है और आपका फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड की एक परिभाषा और होती है जो स्टैंडर्ड है, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, हमको वो जाननी जरूरी है। हमको वो जाननी जरूरी है। तो आर करके एक परिभाषा और लिख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर करके ये फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड ये सब्सटेंस, फ्लूइड क्या है? पदार्थ है। फ्लूइड क्या है? एक पदार्थ है जो होता क्या है? जो कर्तन बल के प्रभाव में लगातार बहता रहता है, चाहे कर्तन बल का मान कितना ही कम क्यों न हो। अगर उसको थीटा मिलेगा, अगर उसको स्लोप मिलेगा, तो फ्लूइड हमेशा क्या होगा? लगातार बहता रहेगा। जो फ्लूइड का बहना होता है, जैसे फ्लूइड अगर बह रहा है यानी कि वो अपना समय के साथ आकृति और आकार परिवर्तित कर रहा है, इसको हम फ्लूइड का डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं कि फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा, फ्लूइड अपनी आकृति और आकार में परिवर्तन कर रहा है। तो जो फ्लूइड में डिफॉर्मेशन होता है ना, एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, जैसे कोई सॉलिड हो गया, सॉलिड को आप खींचेंगे बल लगा करके, तो क्या होगा? बल लगाएंगे, बढ़ेगा लंबाई, उसको लंबाई बढ़ना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए 100 न्यूटन बल पे इस पर डिफॉर्मेशन होगा, 100 न्यूटन का बल लगाएंगे, डिफॉर्मेशन होगा। कुछ समय बाद इसके अंदर भी, जैसे जैसे हम किसी सॉलिड पे बल लगाते हैं, उसके अंदर एक विरोधी बल पैदा होता रहता है, जिसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। वह विरोधी बल क्या करता है? बॉडी के डिफॉर्मेशन होने का विरोध करता है। लेकिन जब डिफॉर्म होने के बाद जैसे जैसे ये विरोधी बल कौन बढ़ता जाता है, एक समय ऐसा आता है बॉडी डिफॉर्म होना रुक जाता है, तो और ज्यादा अगर डिफॉर्मेशन चाहिए तो फोर्स का मान और बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? फिर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगा, फिर एक समय बाद डिफॉर्मेशन रुक जाएगा, फिर और डिफॉर्मेशन चाहिए, फिर और लोड बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो सॉलिड है उसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन कैसा है? डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन है। DISCRETE। डिस्क्रीट मतलब होता है रुक रुक कर। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? रुक रुक कर, या कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, लगातार नहीं होता। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? स्लोप मिल गया, नाली है, तो चौबीसों घंटा बहती रहती है, चौबीसों घंटा बहती रहती है, चाहे धीरे बहे या तेज बहे, लेकिन बहना उसको चौबीसों घंटा लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको शियर फोर्स थीटा मिल रहा है। तो यानी कि जो फ्लूइड में डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो या जो लिक्विड में डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन कैसा है? वो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज सब्सटेंस which deforms continuously under the action of shear force, however the shear force small में भी, मतलब shear force का मान कितना ही कम क्यों न हो। तो हम लोग हिंदी में परिभाषा लिखते हैं, हिंदी वाले बच्चे हैं सब लोग। तो होता क्या है? तरल वह पदार्थ है, तरल वह पदार्थ है जो, ये टेक्निकल परिभाषा है, जो कर्तन बल के प्रभाव में, जो कर्तन बल के, थोड़ी राइटिंग गंदी है, वीडियो के साथ दिखेंगे तभी हो पाएगा। जो कर्तन बल के प्रभाव में लगातार लगातार बहता रहता है, चाहे चाहे
कर्तन बल का मान कितना ही कम क्यों नहीं, चाहे कर्तन बल का मान कर्तन बल का मान कितना ही कम क्यों नहीं, चाहे कर्तन बल का मान कितना ही कम क्यों नहीं, जब तक तरल पर कर्तन बल लगा रहता है, जब तक तरल पर कर्तन बल लगा रहता है वह लगातार बहता बहता को यहाँ पे क्या समझेंगे, विरूपित होना, विरूपित बहता रहता है। तो पानी का बहना मतलब पानी का डिफॉर्मेशन हो रहा है, पानी बह रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है या पानी का डिफॉर्मेशन हो रहा है, बात एक ही। तुम्हारा क्या हो गया, फ्लूड हो गया। अब हम लोग आए फ्लूड पे आए, अब हम लोग कहाँ पे आए, फ्लूड पे। अब हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, मेन सिलेबस आपका यहीं से स्टार्ट होता है। फ्लूड इज ए सब्सटेंस, फ्लूड वह पदार्थ है विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली, जो लगातार बहता रहता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, जो कर्तन बल के प्रभाव में लगातार बहता रहता है। हाउ एवर द शियर फोर्स स्मॉल में भी, चाहे शियर फोर्स का मान कितना ही कम क्यों न हो, जब तक उस फ्लूड पर शियर फोर्स लगा रहेगा तो क्या होगा, आपका बहता रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूड। आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूड। अभी हम लोग जो है इसके पहले पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में, पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूड के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूड के बारे में। जो टाइप्स ऑफ फ्लूड है मतलब पदार्थ, जो आपका तरल का क्लासिफिकेशन है वो भी कई आधार पे है। जैसे एक आपका हो गया कंप्रेसिबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, समझ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हो गया तो इसके आधार पे, और व्यवहारिक आधार पे भी आपका होता है रियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूड में, नंबर एक संपीड्यता के आधार पे, नंबर एक संपीड्यता ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। आगे पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता की संपीड्यता के आधार पे। संपीड्यता के आधार पे क्या हो जाएगा, इसके आधार पे दो प्रकार का होता है। इसमें लिख लेंगे ए नंबर लिख लेंगे कंप्रेसिबल फ्लूड, कंप्रेसिबल फ्लूड। इसकी परिभाषा भी यही लिख लेते हैं, परिभाषा भी लिख लेते हैं इकट्ठे, दो बार लिखना नहीं पड़ेगा आपका। कंप्रेसिबल फ्लूड क्या होते हैं, ऐसे तरल जो इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल होता है, ऐसे फ्लूड जो जो संपीड़ित होते हैं, मतलब संपीड़न बल लगाने पे उसके आयतन में क्या हो जाए, कमी हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूड कहते हैं। इसमें क्या आएंगे, लिक्विड और गैस आएंगे, क्या आएंगे, सॉरी इसमें गैस आता है, लिक्विड नहीं, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है। ऐसा तरल जो संपीड़ित होते हैं संपीड़ित तरल कहते हैं, कहते हैं ऐसे तरल जो संपीड़न बल के प्रभाव में, जो संपीड़न बल के प्रभाव में बल के प्रभाव में संपीड़ित हो जाते हैं, संपीड़ित होने का मतलब उसका आयतन कम हो जाना, के प्रभाव में संपीड़ित हो जाते हैं, कामा संपीड्य तरल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संपीड्य तरल कहलाते हैं, संपीड्य तरल। कौन कौन होगा, कोई गैस हो गया, कोई भाप हो गई, यही क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा, संपीड्य तरल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत गैस तथा वाष्प आते हैं,
इसके अंतर्गत गैस तथा वाष्प के अंदर क्या आएंगे, गैस और वाष्प आएंगे। बी नंबर हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। संपीड़ित होने का मतलब आयतन कम हो जाना, इनकम्प्रेसिबल, IBLE। इसको असंपीड़ित तरल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असंपीड़ित तरल। ये क्या हो जाएगा, ऐसे तरल जो संपीड़न बल के प्रभाव में, संपीड़न बल के प्रभाव में संपीड़ित नहीं होते हैं, संपीड़ित नहीं होते हैं, कामा असंपीड़ित तरल कहलाते हैं, असंपीड़ित तरल, असंपीड़ित तरल कहलाते हैं। तो ऐसे तरल जो संपीड़न बल के प्रभाव में संपीड़ित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, असंपीड़ित तरल कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्रेसिबिलिटी के आधार पे, संपीड़ितता के आधार पे। दूसरा हो जाएगा व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक आधार पे। दूसरा क्या हो जाएगा, अगले पेज लिखते हैं। दूसरा व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक आधार। व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक आधार पे। अब व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक मतलब, व्यवहार मतलब क्या हो गया, रियल चीज जो हो उसे व्यवहार कहते हैं रियल में, और जो लोग थियोरेटिकली उसको क्या कहते हैं, सैद्धांतिक कहते हैं। तो व्यवहारिक आधार पे आपका हो जाएगा रियल फ्लूइड, और सैद्धांतिक आधार पे आपका क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल फ्लूइड हो जाएगा या आइडियल फ्लूइड हो जाएगा। तो व्यवहारिक, इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक आइडियल होगा और एक क्या होगा, रियल होगा। इसमें ए नंबर क्या है, आइडियल फ्लूइड में, ए नंबर क्या है, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम लोग बोलेंगे इसमें आदर्श तरल। क्या बोलेंगे, चाहे तो एक बार दोनों नाम लिख लीजिए तब परिभाषा लिखिए, या हम थोड़ा समय बचाने के लिए जो है सीधे डिफिनीशन लिख रहे हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ऐसे तरल जो किसी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध पैदा नहीं करते। जैसे जैसे सॉलिड होता है ना, सॉलिड को जब लोग खींचते हैं तो उसके अंदर एक विरोधी बल पैदा होता है जो उसके डिफॉर्मेशन का विरोध करता है। ऐसे लिक्विड को भी जब हम लोग बहता है ना तो उसके अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है जो आकर्षण बल होता है वो उसको विस्कस फोर्स भी कहते हैं। जो लिक्विड को कई लेयर से बना हुआ माना जाए तो उसके विभिन्न लेयर के बीच में एक क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है जो फ्लूइड के बहने का विरोध करता है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये रियल फ्लूइड में मिलेगा, लेकिन आइडियल फ्लूइड में क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं ऐसे तरल जो अपने किसी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध पैदा नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, आदर्श तरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आदर्श तरल कहलाते हैं। लिख सकते हैं ऐसे तरल जो अपने अपने किसी जो अपने किसी कण के विस्थापन में, कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध पैदा नहीं करते हैं, कामा आदर्श तरल कहलाते हैं। आदर्श, कुछ प्रॉपर्टी होती है आदर्श तरल की, ये भी पढ़ लेते हैं पे। ये क्या होते हैं, नॉन विस्कस होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन विस्कस होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इसमें सरफेस टेंशन नहीं पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है। ये नॉन विस्कस, नॉन विस्कस बोलते हैं एसयान, एसयान, तथा इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, हिंदी में क्या बोलेंगे, असंपीड, असंपीड, असंपीड
होते हैं तथा इनमें सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का गुण नहीं पाया जाता, गुण नहीं पाया जाता है। इनमें ये गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आपका रियल फ्लूइड क्या होगा? रियल फ्लूइड क्या होगा? रियल फ्लूइड को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? वास्तविक तरल। क्या बोलेंगे? वास्तविक तरल हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक तरल हम लोग बोलेंगे। तो क्या होगा? ऐसे तरल जो अपने किसी कण के विस्थापन में क्या करते हैं? प्रतिरोध पैदा करते हैं। ऐसे तरल जो अपने किसी कण के विस्थापन में प्रतिरोध ऐसे तरल जो अपने किसी कण के विस्थापन में प्रतिरोध पैदा करते हैं कामा रियल फ्लूइड कहलाते हैं। रियल फ्लूइड कहलाते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सा है? इसमें उसकी प्रॉपर्टी सब यूज हो जाएगी। तो यह क्या होंगे? यह विस्कस मतलब हो जाएगा श्यान, ए हटा देंगे, विस्कस तथा कंप्रेसिबल होते हैं। ये विस्कस तथा कंप्रेसिबल होते हैं तथा इनमें सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। की प्रॉपर्टी मतलब गुण, प्रॉपर्टी पाई जाती। तो हमने इस लेक्चर में जो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया। अगले लेक्चर से जो है या हम लोग जो है यहीं से चाहे तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको हम लोग देख करके ख़त्म करते हैं। ये वाला टॉपिक आपका जिससे ख़त्म हो जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा और है, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। इसकी बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इसको हम लोग बोलेंगे तरल यांत्रिकी। क्या बोलेंगे? तरल यांत्रिकी। देखिए फ्लूइड आपका दो टाइप का हो गया, एक लिक्विड हो गया और एक गैस हो गया। तो ऐसे ही हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स जो है दो पार्ट में बट जाएगा। जैसे आपका फ्लूइड दो पार्ट में बटा था, वो दो पार्ट होंगे कौन कौन से? फ्लूइड मैकेनिक्स दो पार्ट में बटेगा। पहला होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रो मैकेनिक्स। क्या बोलेंगे? हाइड्रो मैकेनिक्स। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रो मैकेनिक्स, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोलिक्स। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स होगा। दूसरा क्या होगा? कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ से आया? इसके बारे में हम लोग सोम में पढ़ाया, वो मॉस में पढ़ाया हुआ है। कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, या इसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग एक और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गैस मैकेनिक्स। क्या बोल सकते हैं? हिंदी में लिखने का जगह छोड़ रहे हैं।
और गैस मैकेनिक्स और न्यूमेटिक्स। इसको न्यूमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे साइलेंट है, न्यूमेटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूमेटिक्स पढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हिंदी में नाम लिखें, यहाँ पे हिंदी में लिखें तो इसको बोलेंगे असंपीड। तो क्या बोलेंगे? असंपीड तरल यांत्रिकी बोलेंगे, असंपीड तरल यांत्रिकी। को बोलेंगे द्रव यांत्रिकी। हार्डालिस को भी द्रव यांत्रिकी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव यांत्रिकी ही बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संपीड तरल यांत्रिकी। इसको बोलेंगे गैस यांत्रिकी। हर जगह हिंदी में नहीं लिखेंगे, इसको बोलेंगे वायु विकी। वायु विकी हिंदी में बोलते। अब हमारा ये सब भी कई पार्ट में टूटेंगे। ये सब भी क्या होंगे? कई पार्ट में टूटेंगे। ये हमारा जो है 3 पार्ट में टूटेगा। एक हाइड्रोस्टैटिक्स, एक हो जाएगा हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, और ये हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक्स। इसको बोलेंगे द्रव स्थैतिकी। बोलेंगे। इसे बोलेंगे द्रव शुद्ध गतिकी। जी वगैरह में पढ़ते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स के बारे में, और इसको बोलेंगे द्रव गतिकी। क्या बोलेंगे? द्रव गतिकी। जैसे मैकेनिक्स में क्लासिफिकेशन था आपका स्टैटिक्स और डायनामिक्स, 2 पार्ट में, काइनेमेटिक्स करने, वैसे यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे, काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसकी पढ़ाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है लिक्विड वगैरह के लिए। इस नाते हम लोग पहले काइनेमेटिक्स पढ़ लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं, इलास्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग फोर्स के बारे में जनरली पढ़ लेते हैं। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेटिक्स भी आपका 2 टाइप का। ये क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा एरोस्टैटिक और एक हो जाएगा एरोडायनेमिक्स। ये 2 पार्ट में आपका टूटेगा। एक को बोलेंगे एरोस्टैटिक्स और एक हो जाएगा एरोडायनेमिक्स। या इसको हम लोग बोलेंगे गैस स्टैटिक। ये एरो है, गैस स्टैटिक्स। इसको बोलेंगे गैस डायनेमिक्स। तो बोलेंगे गैस डायनेमिक्स। अब जो है इसको बोल देंगे, अब बोल दें इसको गैस स्थैतिकी और इसको गैस गतिकी बोल सकते हैं, या वायु स्थैतिकी और वायु गतिकी बोल सकते हैं। कोई भी बोलिए, वायु बोलिए, गैस बोलिए, वायु स्थैतिकी। हम लोग स्टीम टरबाइन वगैरह में पढ़ते तो यहाँ ये सब कॉन्सेप्ट का यूज होता है, एरोस्टैटिक्स, एरोडायनेमिक्स का। स्टीम टरबाइन के लिए जब हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें, डिप्लोमा लेवल से अपर चीज़ें। तो हमारा हो गया चार्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिसके अंतर्गत हम लोग किसी तरल पर लगने वाले बल तथा उस तरल के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या उस तरल पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव का अध्ययन किया। तो जैसे मैंने बताया था, मैकेनिक्स जो भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे, मैकेनिक्स की परिभाषा ने बताया हुआ है कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स जो है विज्ञान की एक शाखा, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी पिंड पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पे पिंड की जगह पे आपका फ्लूइड आ गया, पिंड की जगह पे क्या आ गया? फ्लूइड आ गया है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा? चार्ट बस याद रखिए एग्जाम में, मतलब फिगर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नाम देख करके एग्जाम में परिभाषा लिख लेंगे, इतना मुझे विश्वास है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा?
फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव पदार्थ तरल पर, जिसके अंतर्गत हम लोग तरल पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने मैकेनिक्स की परिभाषा बोला वैसे बोला। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तरल यांत्रिकी क्या है? तरल यांत्रिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत तरल पदार्थों पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। दो प्रकार का, कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। पहले इनकम्प्रेसिबल है मतलब असंपीडित तरल यांत्रिकी। यह क्या है? मतलब जैसे पानी हो गया, आपका दबाने पे दबेगा नहीं, उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगा ले तो परिवर्तन होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा वो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा? यह किसकी शाखा है? फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो यह फ्लूइड मैकेनिक्स की यानी कि यह तरल यांत्रिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग असंपीड्य तरल पर, किस तरल पे? असंपीड्य तरल पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। और कंप्रेसिबल वाले में क्या हो जाएगा? यह तरल यांत्रिकी की एक शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग संपीड्य तरल पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आपका हाइड्रोलिक्स का भी वही हो गया, सेम चीज। हाइड्रोलिक्स का भी आपका वही सेम चीज हो गया क्या कि इसके अंतर्गत हम लोग द्रव पदार्थों पर लगने वाले बल, हाइड्रोलिक्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो द्रव बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं? द्रव बोल सकते हैं। द्रव पदार्थों पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। या हाइड्रोस्टैटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत द्रव की विरामावस्था में उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक में द्रव की विरामावस्था में उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स किसी द्रव की गतिमान अवस्था में द्रव की केवल गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस पर बल लगने वाले बल के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स क्या है? यह जो है तरल यांत्रिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव की केवल गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस पर लगने वाले बल के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होगा? हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होगा? इसके अंतर्गत द्रव की गतिमान अवस्था में उस पर लगने वाले केवल बल के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके प्रभाव वगैरह के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। यही हाल आपका अगर हम लोग बोले गैस मैकेनिक्स, कंप्रेसिबल वाले में बता दी, वही गैस मैकेनिक्स हो गया, वही न्यूमेटिक्स हो गया। न्यूमेटिक्स है क्या? यह फ्लूइड मैकेनिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी गैस या वायु पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। वायु स्थिति की या किसी गैस की विरामावस्था में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और गतिकी क्या है? किसी गैस की गतिमान अवस्था में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये हो गई सारी परिभाषाएं। ये क्या हो गई? सारी परिभाषाएं। अगर कहेंगे आप लोग तो इसका नोट्स में जो है इंक्लूड कर देंगे, आप लोगों को नोट्स दे देंगे, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी चैप्टर का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेईई वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपका हाइड्रोलिक्स का बेसिक्स है और सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।